हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस क्लास में अपने RSAT एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी जो RSAT का एग्ज़ाम है तो वो 10 मार्च को होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने इस क्लास को शुरू किया है। तो इस क्लास में अपने 35 क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। RSAT एग्ज़ाम से संबंधित 35 क्वेश्चंस के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक RSAT एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो अपने आज की इस जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप कंप्यूटर है वो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो है, आज का जो अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताता है। यानी निम्न में से कौन सा है जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताता है, तो ये आपने बताना है। तो जिसको भी इसका आंसर पता होता है तो उन्होंने आंसर ज़रूर से करना है ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। तो अभी अपने एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए कम से कम 14 क्वेश्चंस हैं जो 35 में से आपके सही होने चाहिए। यानी 35 में से 14 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो ही आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई माना जाएगा। और आपको बेहतरीन तैयारी के लिए अभी से यानी जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। तो अभी इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है कि कौन सा है जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताता है। तो ऑप्शन है आपका ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग को बताते हैं, चाहे ऑनलाइन शिक्षा है, स्मार्ट क्लास है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो इन सभी के अंदर यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है विविधता, शुद्धता, स्पीड या सोचने की क्षमता। तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोचने की क्षमता। यानी सोचने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। IBM Secure है, फिजिक्स कंप्यूटर है, डेल लैटिट्यूड है और फ्रेम सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपको इसमें से इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी डेल लैटिट्यूड जो है वो क्या होता है, एक सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य कंपोनेंट था वो क्या था, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी नंबर ऑप्शन ट्रांजिस्टर है, सी नंबर ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स है और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो अपने ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अपने जल्दी जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो स्पीड से अपने करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी अभी RSAT का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी अभी क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसका आंसर आपने बताना है कि पहली जनरेशन पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स क्या था, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। तो यानी आपको इसमें से सॉफ्टवेयर के जो दो प्रमुख प्रकार हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और जावा, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने जल्दी से देना है कि कौन से दो सॉफ्टवेयर के प्रमुख प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर की अगर अपनी बात करें तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपना, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी कंप्यूटर जो है वो घर में किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोरंजन, बी नंबर ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, सी नंबर ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी जो अपने कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो यानी निम्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, या तो अपने मनोरंजन के लिए इसका यूज़ करते हैं, या सामाजिक मीडिया या स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए के रूप में अपने इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है, यानी प्रिंटर जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आउटपुट, बी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट, डी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज। तो यानी प्रिंटर जो है वो किसका उदाहरण है, तो ये आपने बताना है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आउटपुट, यानी प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी आउटपुट जो है, यानी प्रिंटर जो है वो आउटपुट का उदाहरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। तो यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है पाम टॉप कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में और प्रदर्शन के मामले में जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो आपका होता है सुपर कंप्यूटर, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सुपर कंप्यूटर है वो डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपके विंडोज 7 है, बी नंबर ऑप्शन पेज मेकर है, सी नंबर ऑप्शन फोटोशॉप है और डी नंबर ऑप्शन एडोब रीडर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा विंडोज 7, यानी कोई भी विंडो है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है विंडोज 7, 10 जो भी है। तो यानी ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कौन सा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप और डी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास जब तक आपका RCIT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये अपने इस क्लास को रेगुलर रखेंगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे की क्लासेज में आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी वीडियो वगैरह आपको यानी इस पर अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण आपको बताना है।
तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लॉटर, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है माउस और डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी प्लॉटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है। यानी जो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग क्या है, रैम के द्वारा यानी ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है। तो ये आपने बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। जो भी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मुख्य मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, सी नंबर ऑप्शन है रोम और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैश मेमोरी है जो है वो यानी एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग जो रैम के द्वारा जो भी सूचनाएं आती है उसको संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर खालिस्तान का एक प्रकार है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है, डेजी व्हील एक प्रिंटर का जो प्रकार है वो यानी होता है, तो इसमें यानी किसका प्रकार है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लेजर प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है मैनुअल और सी नंबर ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर यानी एक प्रकार का डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। तो यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो यानी इसमें अस्थिर प्रकृति की है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रोम, बी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम, सी नंबर ऑप्शन है रैम और डी नंबर ऑप्शन है पी रोम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रैम। और रैम जो होती है वो अस्थिर प्रकृति की होती है। और रैम की अगर अपने फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार एग्जाम के अंदर क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लेता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और रैम क्या होता है, एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है। यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है OMR, सी नंबर ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर और डी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा OMR। यानी OMR जो होता है, यानी जो पेपर पे अपने जो OMR शीट्स जो जाँच की जाती है वो कौन से स्कैनर की सहायता से की जाती है, यानी OMR के माध्यम से की जाती है। और OMR की फुल फॉर्म की अगर अपने बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यानी OMR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगी। और ये क्या करता है, जो अपने पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम। तो यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डायनेमिक रैम। यानी जो डी रैम है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डिस्क का मतलब है। तो रोम डिस्क का मतलब क्या है, ये इसका आपने आंसर जल्दी से देना है। जिसको भी इसका आंसर यानी पता है तो उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर है वो जरूर से देना है। यानी रोम डिस्क का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट वंस रीड मैनी, बी नंबर ऑप्शन है राइट वंस रिकॉर्ड मैनी और सी नंबर ऑप्शन है विद वन रिकॉर्ड मैनी और डी नंबर ऑप्शन है राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो इसमें से आपको रोम डिस्क का जो मतलब है, यानी रोम डिस्क की
फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट वंस रीड मैनी जो है रोम डिस्क का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, यानी कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर जो है वो टोनर का उपयोग करता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो इसमें से आपको यानी प्रिंटर टोनर का उपयोग कौन सा करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लेजर प्रिंटर है वो यानी टोनर का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीआई का विस्तृत रूप है, तो डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉट प्रति इंच और बी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और सी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति वर्ग इंच और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉट प्रति इंच, यानी डीपीआई का विस्तृत रूप क्या होता है, डॉट पर इंच, जिसको बोलते हैं अपने डॉट पर इंच। यानी इसमें ऑप्शन जो है वो हिंदी के अंदर दिया हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी ऑप्शन के अंदर आपको डॉट पर इंच भी दे सकता है और इसमें डॉट प्रति इंच दिया हुआ है, जो कि क्या होती है प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है डीपीआई के अंदर। तो ये एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है, लगभग हर बार आरसीईटी एग्जाम के अंदर इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर विनिर्देश, हार्ड डिस्क और सी नंबर ऑप्शन है मेमोरी क्षमता, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी प्रोसेसर विनिर्देश है, हार्ड डिस्क है और मेमोरी क्षमता है, जो यानी सभी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है, तो यानी कौन सी एक डेटा भंडारण डिवाइस है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर, डी नंबर ऑप्शन है माउस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेटा भंडारण डिवाइस की अगर अपने बात करें तो डेटा भंडारण डिवाइस कौन सी होती है, हार्ड ड्राइव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका प्लॉटर है वो सबसे अच्छी यानी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स यानी किरणों के माध्यम से यानी किसी भी पर्दे के ऊपर किसी भी पिक्चर या वीडियो को शो करवा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्लॉटर है जो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन और डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यानी सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल यानी उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल डी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल डी है
वो पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए यानी उपयोग में ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी है। और एक इसमें न्यू स्लाइड की भी कई बार पूछा जाता है, न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड के लिए अपने Ctrl+M का यूज किया जाता है, यानी न्यू स्लाइड के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, Ctrl+M कुंजी का यूज करते हैं। और उसी स्लाइड का अगर आपने डुप्लीकेट बनाना है तो अपने Ctrl+D कुंजी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को अगर आपने चयनित करना है तो अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका Ctrl+SpaceBar, बी नंबर ऑप्शन है Shift+SpaceBar, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+C और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+L। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+SpaceBar जो होता है वो यानी सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को यानी पूरे कॉलम, जो इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए अपने क्या है यानी Ctrl+SpaceBar का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स जो खोलने के लिए अपने शॉर्टकट कुंजी इसमें पूछी गई है, जो कि आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+S, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+O, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+S और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+S। तो इसमें से आपको सेव एज यानी डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा Ctrl+Shift+S, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+S होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस अपने आज की इस क्लास के अंदर यानी 35 क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक RCET एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है .docx, बी नंबर ऑप्शन है .txt, सी नंबर ऑप्शन है .doc और डी नंबर ऑप्शन है .word। तो यानी MS वर्ड 2010 का इसमें एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, जो कि क्या होगा .docx होगा। और यही अगर 2007 का पूछा जाए तो 2007 का क्या होगा .doc होगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 2007 और 2007 से पहले के जितने भी वर्जन हैं उनका .doc होगा, और 2010 और 2010 से आगे जितने भी वर्जन हैं उनका क्या होगा .docx होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंडेक्सिंग, सी नंबर ऑप्शन है सर्चिंग और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, यानी एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी, यानी अपने इसका उपयोग करते हैं, वेब क्रॉलिंग का उपयोग करते हैं, इंडेक्सिंग का और सर्चिंग का। अपने ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को जो अपने ऑन करते हैं तो ऑन करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग, बी नंबर ऑप्शन है हाइबरनेटिंग, सी नंबर ऑप्शन है निरिंग ऑन और डी नंबर ऑप्शन है बूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बूटिंग, यानी कंप्यूटर को जो अपने ऑन करते हैं, ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहा जाता है। और यही अगर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो कई बार इसमें रीस्टार्ट का भी पूछ लेता है, तो रीस्टार्ट का जो यानी क्या होता है इसमें रीबूटिंग या कहलाता है रीबूटिंग। तो ये बूटिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, बूटिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बूटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बूटिंग, तो बूटिंग इसमें दो प्रकार की बूटिंग होती है, एक तो होती है
कोल्ड बूटिंग, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग यानी जो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, और जो अपने रीस्टार्ट करते हैं वो अपने रीबूटिंग कहलाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यानी इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्कैनर है, बी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसमें से आपको इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो आपका जो प्रोजेक्टर होता है वो भी आउटपुट होता है, स्पीकर जो होता है वो भी आउटपुट होता है, और प्रिंटर है तो ये भी आउटपुट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कैनर। यानी स्कैनर जो होता है, स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। और आरसीईटी के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जिसमें आपसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीपी का मुख्य सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको इसमें ओटीपी का पूर्ण रूप बताना है। यानी ओटीपी जो अपने 6 डिजिट का एक कोड यानी अपने नंबर पे भेजा जाता है, रजिस्टर्ड नंबर पे जो भेजा जाता है, यानी उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली टाइम पीरियड, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पीरियड, सी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड और डी नंबर ऑप्शन है ओनली टाइम पासवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ओटीपी का यानी पूर्ण रूप क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान संपर्क, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान वॉल्टे, सी नंबर ऑप्शन है RSRTC और डी नंबर ऑप्शन है RPS। तो इसमें से आपको बताना है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान संपर्क। तो राजस्थान संपर्क क्या है? यानी एक राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। यानी CD DVD में अपने जो फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोरिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन है पेस्टिंग और डी नंबर ऑप्शन है असेंबलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है। तो यानी MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे जो क्षैतिज पट्टी अपने को यहाँ पे दिखाई देती है जिसके अंदर अपने को पृष्ठ संख्या है, शब्द गणना है आदि जैसे कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, सी नंबर ऑप्शन है बोर्ड बार और डी नंबर ऑप्शन है हेडिंग बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टेटस बार। यानी डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो कौन सी लाइन अपने को दिखा देती है? स्टेटस बार। और सबसे ऊपर जो लाइन होती है उसको टाइटल बार बोला जाता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल या हेडिंग वगैरह दी जाती है। तो यानी इसको टाइटल बार। तो अभी इसमें यानी क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टेटस बार, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। यानी MS Excel 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ट शीर्षक, बी नंबर ऑप्शन है डेटा पॉइंट, सी नंबर ऑप्शन है लीजेंड और डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रिड लाइन। MS Excel चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कुछ इस प्रकार की जो रेखाएं दी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने 35 क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, जो कि प्रीवियस RSCT एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर अपने शामिल किया है। तो ये जो क्लास है आपको रेगुलर यानी 8:15 बजे आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। 8:15 बजे शाम को आपने ज़रूर से एक बार अपना मोबाइल है वो ज़रूर चेक करना है, यूट्यूब पे ज़रूर चेक करना है कि अपनी क्लास है जो अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। वो कब आपको मिलेगा, तब तक आप यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपने यानी वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।